दोस्तों बात करें तो सैमसंग ने S21 सीरीज के अंदर 16 GB रैम का फोन रिलीज किया, यानी कि S21 अल्ट्रा अप टू 16 GB रैम के साथ आता है। लेकिन आईफोन 12 के अंदर जो रैम होती है वो आप लोगों को पता है कितनी है? वो है सिर्फ 4 GB। तो अगर ऐसा डिफरेंस क्या है कि आईफोन में कम रैम है, एंड्रॉइड में आपको ज्यादा रैम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी आईफोन है काफी मामलों में बीट कर जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यहाँ पे 8 GB 10 GB 12 GB रैम है। तो एग्जैक्टली आज आपके लिए अगर कोई फोन लेने वाले हो तो आपके लिए कितनी रैम होना जरूरी है, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर इतना बड़ा डिफरेंस क्या है। वेल सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जो एंड्रॉइड और जो आईओएस है ना, कंप्लीटली सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं। आईफोन के अंदर बात करूं तो जो आईओएस आपको देखने को मिलता है ना, वो काफी हद तक ऑप्टिमाइज होता है। यानी कि एप्पल क्या करती है, वो हार्डवेयर भी बनाते हैं, वो लोग सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं और दोनों चीजें एक साथ मर्ज करके देते हैं। यानी कि दोनों के अंदर जो बैलेंस होता है ऑप्टिमाइजेशन का, वो बहुत ही ज्यादा कमाल का देखने को मिलता है। ये आपको दूसरी चीजों में देखने को नहीं मिलता। यानी कि एप्पल के पास पूरा कंट्रोल है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का, इसलिए वो कम परफॉर्मेंस में यानी कि कम पावरफुल हार्डवेयर में भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। एंड्रॉइड में अपोजिट केस है, एक हार्डवेयर कोई और बना रहा है, सॉफ्टवेयर कोई और बना रहा है, एप्स कहीं और से बन रही है, सबका मिला जुला कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो प्रोग्रामिंग लेवल पे आती है। यानी कि एंड्रॉइड जो है, एंड्रॉइड के लिए जो ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर एप्स वगैरह बनाई जाती है, वो है जावा। अब जावा को यूज करने का बेसिक मकसद ये था कि एंड्रॉइड के अंदर मल्टीपल हार्डवेयर है, सब पे उन्हें कोड को रन करना, यानी कि सब पे एप्लीकेशंस वगैरह चलानी है और हर एक फोन के ऊपर अच्छे तरीके से एप्लीकेशन चल जाए। उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि जावा की जो वर्चुअल मशीन है वो हर मोबाइल फोन के अंदर डाल दी और उसके अंदर जो एप्स है उनका कोड जावा में लिखा गया, जिससे क्या होगा कि एंड्रॉइड जो है ना, वो कोई सी भी एप्लीकेशन उसे दी जाए तो उसे अंडरस्टैंड कर देगा। यानी कि एप्लीकेशन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है वो किसी पर्टिकुलर एक फोन पे चले, वो मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर चलाई जा सकती है। ये एक फायदा था यहाँ पे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये कि जो जावा जो रहता है ना, वहां पे आपको गार्बेज कलेक्शन देखने को मिलता है। यानी कि जितनी भी ऐप्स अगर आपने उन्हें क्लोज कर दिया, वो कुछ कुछ रहता है ना, वो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट कर जाती है और उसके लिए मेमोरी को क्लीन और से रिसाइकल करना पड़ता है, जिसके अंदर रैम ज्यादा कंज्यूम होती है। और इसी कारण से एंड्रॉइड के अंदर जो एप्स होती है ना, वो ज्यादा मेमोरी ज्यादा रैम लेती है और इसीलिए आपको एंड्रॉइड फोन्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा रैम्स देखने को मिलती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक कहानी है? वेल देखा जाए तो इस टाइप की चीजें आज से कुछ साल पहले तक ट्रू थी, लेकिन आजकल आपको अगर थोड़ा सा महंगा फोन ले रहे हो, 6 GB रैम 8 GB रैम मतलब एक स्टैंडर्ड सा बन गया, इतनी तो आपको मिलेगी और उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चला सकते हो। आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस डिफरेंस भी ऐसा कोई बड़ा भारी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ज्यादा रैम की जाती है ना मोबाइल फोन के अंदर, उसके अंदर बैकग्राउंड में अगर ज्यादा एप्स चल रही है तो ये भी रहता है कई बार कि बैकग्राउंड के जो एप्स है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इसका मतलब पता है आपको, यानी कि फोन की बैटरी ज्यादा जल्दी डाई होगी। इसलिए काफी सारे फोन जिनके अंदर ज्यादा बड़ी रैम देखने को मिलती है, वहां पे आपको काफी एग्रेसिव ऐप किलिंग देखने को मिलती है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट देखने को मिलता है। यानी कि 7-8 ऐप खोलनी तो कुछ ऐप्स होती है ना, वो मेमोरी से ऑटोमेटिकली खत्म कर दी जाती है, क्योंकि जो उन्हें है ना बैटरी को ज्यादा से ज्यादा बचाना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ज्यादातर आईफोन के अंदर क्या रहता है, थोड़ी सस्पेंडेड स्टेट में रह जाती हैं ये सारी चीजें। लेकिन आईफोन के अंदर क्या रहता है, बैकग्राउंड में थोड़ा सस्पेंड हो जाती हैं एप्स काफी सारी। और यहाँ पे एक बात रहती है कि यहाँ पे आपको रैम मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ये एक बात हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि हाँ, एंड्रॉइड के अंदर ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट है, आईफोन के अंदर कम है, अगर दोनों में आपको काफी कमाल की परफॉर्मेंस चाहिए तो। और काफी सारी एक और प्रॉब्लम भी आती है एंड्रॉइड के अंदर, वो यह कि एंड्रॉइड के अंदर आप एक हद तक रैम को बढ़ा सकते हो, उसके बाद रैम को बढ़ा पाना काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये भी है कि जो ऑफ सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो कंपनी है जो एंड्रॉइड को उसके लिए ऑप्टिमाइज कर रही है, अपना जो स्किन वगैरह चढ़ाई रही है, उसने किस हिसाब से ऑप्टिमाइज किया कि ज्यादा से ज्यादा रैम का यूज कर पाए। काफी सारी एंड्रॉइड स्किन हमने देखी है, 10 GB 12 GB रैम को तो इंक्लूड कर दिया, लेकिन उसका अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रही, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ना, वो ऑप्टिमाइज ही नहीं है उस तरीके से कि इन चीजों को रख सके। वो इस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं, काफी सारी जो एप्स है वो ऑलरेडी रैम के अंदर रख दी और जब भी आप किसी ऐप को ओपन करोगे तो वो जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए। यानी कि अलग अलग चीजों की जो ट्रिक्स होती है कंपनीज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रैम अगर फोन के अंदर है और फ्री अगर ज्यादा रह रही है तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं, वो है यूआई। काफी सारी एंड्रॉइड स्किन, मी यूआई ले लो, रियलमी यूआई ले लो या फिर वन यूआई ले लो सैमसंग का, ये सारे अब धीरे धीरे काफी ज्यादा हैवी होते जा रहे हैं और जैसे थोड़े से हैवी हो जाते हैं, रैम में जगह लेते हैं,
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन कुल मिला के बात ये कि अगर आज के समय में अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो उसके अंदर रैम कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 8 GB देखा तो काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आप थोड़ा सा महंगा फ़ोन ले रहे हो यानी कि 20-25 हज़ार के ऊपर का फ़ोन ले रहे हो 8 GB रैम ले लो। 20 हज़ार से कम का फ़ोन ले रहे हो 6 GB तक सही है। बिलो 15,000 में मिनिमम 4 GB रैम तो हो और या फिर अगर 10 हज़ार से भी कम का है तो लगभग 4 GB रैम तो होनी चाहिए। इस टाइप से ना आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। लेकिन 8 GB 12 GB के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे वो उतना सेंस बनाते नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो आउटपुट होता है ना वो मिलना कम हो जाता है। यानी एक हद तक आपको इंप्रूवमेंट दिखेंगे। एंड्रॉइड में भी क्या होगा कि थोड़े से टाइम के बाद अगर आप जाओगे तो वो एंड्रॉइड में जो इंप्रूवमेंट्स होते हैं वो देखना बंद हो जाएंगे। कई बार आपको सिर्फ नाम के लिए रैम दिखती है। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ यहाँ पे, वो ये है कि आज के समय में जो कंपनीज है ना वो क्या कर रही है आजकल, मार्केटिंग टर्म यूज़ करती है रैम का। यानी कि फ़ोन बेचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रैम अपने डब्बे के ऊपर लिखेंगे ताकि कंज्यूमर को लगे ज़्यादा रैम है तो ज़्यादा फास्ट चलेगा, उनका फ़ोन फ्यूचर प्रूफ रहेगा। कई बार ये बातें सही होती भी है लेकिन ज़्यादातर बातें वह सही होती भी नहीं है और इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो देखा तो पर्सनल ओपिनियन तो मेरा ये कि लगभग 8 GB तक सफिशिएंट है, वो भी अगर आप कोई महंगा फ़ोन ले रहे हो जिसके अंदर प्रोसेसर अच्छा है। अगर आप एक महंगा फ़ोन ले रहे हो जिसके अंदर प्रोसेसर इतना वीक हो गया लेकिन रैम अगर आपको 8 GB मिल रही है तो भी वहाँ पर चीज़ों का फायदा नहीं होता है। यहाँ पे प्रोसेसर को भी देखना पड़ता है। कई बार रैम के अंदर जो रैम की स्पीड होती है वो कैसी है, जो स्टोरेज है वो कैसा है, या फिर सॉफ्टवेयर किस तरीके से ऑप्टिमाइज है, ये सारी चीज़ें मिलकर बताती है आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी होगी और कितने लंबे समय तक चलेगा। अकेले सिर्फ रैम ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं होता। बस ये है कि आज के समय जो रैम है ना ये स्पेसिफिकेशन शीट में लिखने का एक नंबर हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर दिखाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नंबर लिख दो कि सामने वाले से ज़्यादा बड़ा नंबर लगे उनका और उनका जो फ़ोन है वो ज़्यादा बिके। बस आज के समय ये कहानी हो गई है। तो देखा तो ज़्यादा रैम ज़रूरत होती है लेकिन सिर्फ 8 GB तक। उसके बाद आज के समय में भी देखा तो काफ़ी ज़्यादा ओवरकिल चीज़ हो गई है। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस इस बारे में। वैसे इस बारे में आप लोग क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हो, और हाँ आपके फ़ोन के अंदर कितनी रैम है ये बात नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।